नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बात करेंगे करंट अफेयर्स 5 अगस्त के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। रेफरेंस लिया है हमने द हिंदू पेपर का। देखेंगे क्या क्या न्यूज़ है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के हिसाब से। पहली न्यूज़ है ट्रम्प बार्स H1B वीज़ा। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने H1B वीज़ा है वो फेडरल जॉब्स के लिए उसको बैन कर दिया है। क्या है H1B वीज़ा? H1B वीज़ा हाई स्किल्ड वीज़ा है जिसके तहत जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो यूएस में, अमेरिका में काम कर सकते हैं। पर ईयर 65,000 टोटल नंबर्स में होते हैं ये वीज़ा के। आपको याद होगा कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है कोरोना के चलते जो अफेक्ट हुआ है, तो ऐसे कई कदम अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा लगातार लिए जा रहे हैं। इसमें जो पहले कैप भी लगाया गया था और अभी ये एग्जीक्यूटिव इन्होंने निर्णय लिया है कि जितने भी गवर्नमेंट के जॉब्स है, फेडरल जॉब्स है, उसमें जो H1B वीज़ा वाले हैं उनको हायर नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रहे कि नवंबर में यूएस में इलेक्शन है और इलेक्शन के तहत ही ऐसे कई स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है, जून 23 को H1B वीज़ा सस्पेंड कर दिए गए थे और उसके बाद में ये एक नया आया है कि अगस्त में कम्प्लीटली जो जॉब है H1B वीज़ा जो होल्डर है उनको नहीं दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्रीलिम्स के हिसाब से इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें चाइना डोंट पॉलिटिसाइज नॉर्मल कॉपरेशन। आपको याद होगा हमने इस चैनल पे जो 2 दिन पहले का डिस्कशन है उसमें कवर किया था। पहला ये कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो चाइनीज मैंड्रीन जो लैंग्वेज था उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट जो आया था उसमें ये लैंग्वेज थी फॉरेन लैंग्वेजेस की लिस्ट में, लेकिन उसमें से निकाल दिया गया था जो फाइनल पॉलिसी आई है। और दूसरा ये न्यूज़ थी कि जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है जिसके तहत मुंबई यूनिवर्सिटी और वेल्लोर इंस्टीट्यूट जो है उसमें ये पढ़ाया जाता है, जो टाई अप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिव्यू करने का डिसीजन लिया था। तो अब चाइना का इसमें रिस्पांस आया है, जेट इंडिया को पता कहा है डोंट पॉलिटाइज नॉर्मल कॉपरेशन। उनका ये कहना है कि जो ये लैंग्वेजेस हैं ये नॉर्मल कॉपरेशन के तहत आते हैं, ये डील पहले की है। इसको जो है अभी जो करंट डिस्प्यूट्स हैं उसमें इन्वॉल्व ना करें। बट इंडिया ने ये डिसीजन लिया है दैट दे विल रिव्यू कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स और उसके जो क्लासरूम्स जो चलते हैं। अगला न्यूज़ है 2 इंडियंस फ्रीड बाय तालिबान रिटर्न होम। ये भी अगर आप इस चैनल पे अगर आप डिस्कशन फॉलो कर रहे हैं तो पिछले 3-4 दिन से मैं आपको बता रहा था कि जो तालिबान और अफगान गवर्नमेंट का जो एग्रीमेंट था, जो सीज फायर एग्रीमेंट जो ईद के टाइम पे 3 डेज का था, उसके बाद एक जो प्रिजन है अफगानिस्तान में, वहाँ पे प्रिजन पे अटैक हुआ था जिसमें 29 लोग मारे भी गए थे। और ये एक स्टोरी है जो लगातार बिल्डअप हो रही है पिछले 4-5 दिन से। अगर आप फॉलो अप कर रहे होंगे इस चैनल पे तो ये स्टोरी, ये न्यूज़ बिल्डअप हो रही है। इसी में एक न्यूज़ आई है 2 जो भारतीय हैं जिसको तालिबान ने बंधक बना रखा था उनको फ्री किया गया। क्या स्टोरी है? ये मैं बता दूं, जो फरवरी में जो डील हुई थी अमेरिका और तालिबान के बीच में, उसके तहत जो 5,000 तालिबानी जो प्रिजनर हैं उनको फ्री करना था अफगान गवर्नमेंट के द्वारा, एंड 1,000 जो अफगान गवर्नमेंट या बाकी जो प्रिजनर थे उनको तालिबान ने छोड़ना था। ये जो डील हुई है उसी के तहत 2 इंडियंस सीज फायर के दौरान उनको भी छोड़ा गया है। और अभी स्टिल जो एक इंडियन है, एक भारतीय है, अभी भी तालिबान के उसमें हैं। ये बता दूं, ये 2 इंडियंस, इसमें से 2 झारखंड के थे, एक बिहार का, और एक कंपनी KEC इंटरनेशनल जो कंपनी है उसके तहत किसी एक पावर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए अफगानिस्तान में ये गए थे, नॉर्थन बलगान प्रोविंस में, और 2018 में इनको किडनैप कर लिया था। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और हमारी गवर्नमेंट है उनके प्रयासों से ये दोनों रिलीज हुए। एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप ध्यान देंगे दैट किस तरीके से, मैं यही बात कर रहा था कि किस तरीके से ये पूरा थिएटर है, आई मीन पूरा जो तालिबान और अफगानिस्तान का पूरा एरिया है, ये किस तरीके से इंडिया को इम्पैक्ट करता है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडियंस इम्पैक्ट हो रहे हैं।
जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करा लिया गया है। और ये जो न्यूज़ है इसमें आगे भी बिल्डअप होगा। सो इस चैनल पे जो भी कवरेज या जो भी न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस होंगे इसको ध्यान से आप सुनते रहिए, और एक कंप्लीट आप प्रीलिम्स के लिए या मेंस के हिसाब से इसको कंप्लीट इसकी बेसिक को आप अंडरस्टैंड करते रहेंगे। एक और जो प्रिजनर बाकी है उसके क्या फेट है। सो 400 और तालिबानी जो हैं उनको छोड़े जाना है। संभवतः अगर वो छूटेंगे तो जो एक और इंडियन है जिसको तालिबान ने बंधक बना रखा है तो शायद वो भी छूट के आ जाए। लेकिन ये जो 400 तालिबानी प्रिजनर्स हैं ये सीरियस ऑफेंसेस हैं, उसमें उनको कन्विक्ट किया गया है। और अफगानिस्तान जो है गवर्नमेंट उनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता है। सो ये मैकेनिज्म देख रहे हैं कि किस तरीके से ये किया जाएगा। अशरफ घनी प्रेसिडेंट है, आपको ध्यान रहे। और इसमें ये भी ध्यान रहे, और मीटिंग ऑफ एल्डर्स और लोया जिरगा इसको ये बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी है, तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रहेगा। एक और अरुणाचल प्रदेश से इसमें ये न्यूज़ है, रिमोट अरुणाचल कॉर्नर गेट्स 2G नेटवर्क अवेट्स पावर। सो ये प्रीलिम्स के हिसाब से एक पॉइंट रहेगा। ये पॉइंट ये कहता है कि विजयनगर वन ऑफ द रिमोटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल अरुणाचल प्रदेश, ये एरिया है विजयनगर का। यहाँ पे 2G मोबाइल फ़ोन नेटवर्क यहाँ पे आया है कुछ दिन पहले। और ये भी ध्यान रहे, जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है म्यांमार बॉर्डर के पास में, ये प्रीलिम्स के हिसाब से याद रहे, जो सोलर पावर बैटरीज है, ये जो प्रोजेक्ट आया था ये 2G नेटवर्क का, यहाँ पे जो ये स्टार्ट किया गया था वहाँ पे सोलर पावर बैटरीज के कारण खराब हो जाने के कारण यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है। क्यों ये कवर कर रहा हूँ मैं, ये आर्टिकल इसलिए कवर कर रहा हूँ कि इसमें जो पॉइंट्स है, जो टर्मिनोलॉजी है वो ध्यान रहे। ये विजयनगर एरिया की बात कही गई है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है म्यांमार बॉर्डर से पास में, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें बात की गई है टाइगर टेरिटरी की। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है, विजयनगर इज 157 किलोमीटर फ्रॉम माहो एंड वन नीड्स टू ट्रैक थ्रू 1895 स्क्वायर किलोमीटर नाम धाफा टाइगर रिजर्व। सो ये आप देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्टिव या प्रीलिम्स के हिसाब से, नाम धापा टाइगर रिजर्व ये एरिया है, विजयनगर ये प्लेस है, और इट्स इन अरुणाचल प्रदेश। ये इसके हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा। बाकी जो मोबाइल की न्यूज़ है ये आपको मेंस में कहीं पे ये आ सकता है, लेकिन ये इसके हिसाब से आप प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्या है इस एरिया में, लीशु कम्युनिटी है, इनहेबिटेड बाय लीशु कम्युनिटी। विजयनगर was discovered by Assam Rifle during the expedition in 1961, led by its Inspector General A.S. Kuria, and named the valley after his son Vijay. So ये एक इम्पॉर्टेंट है। लीशु कम्युनिटी यहाँ पे जो है वो कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, और इसको डिस्कवर किया था असम राइफल के जो टीम थी, एक्सपीडिशन टीम थी, उन्होंने 1961 में। और उन्होंने जो जनरल थे उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल जो थे आईजी, उन्होंने अपने लड़के विजय के नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा था। तो ये इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है, इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। सो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हरियाणा के बारे में। यहाँ पे आ रहा है परिवार पहचान पत्र के बारे में। क्या न्यूज़ है, इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजी है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप देखेंगे। परिवार पहचान पत्र ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ई गवर्नेंस का मॉडल है। ये क्या करता है, ये करता है परिवार पहचान पत्र जो फैमिलीज है, एलिजिबल फैमिलीज हैं, उनको वेलफेयर स्कीम्स के साथ में जोड़ देने का। आपको याद होगा जिस तरीके से आधार को और बैंक्स को लिंक किया गया था, जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसमें डायरेक्ट कैश आपके बैंक में आएगा और बैंक उन खातों को आधार से जोड़ेंगे, और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे आपको एलपीजी सिलेंडर की बात हो, चाहे राशन की बात हो, उन सबको एक यूनिक आइडेंटिफायर या यूनिक आइडेंटिटी से जोड़ने की बात थी। हरियाणा में एक जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक अपना स्कीम चलाया है, ई गवर्नेंस का स्कीम, दैट इज परिवार पहचान पत्र। जो फैमिली जो पूरी फैमिली है उसका बायोडेटा उसमें रहेगा, और जो फैमिली ओरिएंटेड वेलफेयर स्कीम है उनको इससे जोड़ा गया है।
सो ई गवर्नेंस के क्वेश्चन जो आते हैं उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें आप देखेंगे एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सेलिब्रेट ईयर 2020 एज सुशासन संकल्प वर्ष। तो सुशासन संकल्प वर्ष कहाँ पे सेलिब्रेट होगा? हरियाणा में। कौन सा ईयर? 2020 ईयर है। और क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट? और ये कह रहे हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, डिजिटलाइजेशन ऑफ रिवेन्यू रिकॉर्ड्स, हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम। सो ऐसे कुछ ई गवर्नेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। जो रिकॉर्ड है हरियाणा में वो 56.20 लैक्स जो फैमिलीज है उनका रिकॉर्ड है, उसमें से 18.19 लैक्स को डिजिटाइज कर लिया गया है और बाकी 20 लैक्स को होना है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये ई गवर्नेंस या फिर जो मॉडर्नाइजेशन इन गवर्नेंस है उसके तहत ये इंपॉर्टेंट एक स्टेप है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। सो इससे भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम या प्रीलिम्स में आ जाए, नहीं तो आपके जो सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव जो आंसर्स होंगे उसमें आप इस एग्जाम्पल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ई गवर्नेंस या बेटर गवर्नेंस के मॉडल में आप इसको कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा ने इसको इंप्लीमेंट किया है। सो बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं, बाकी भी जो स्टेट्स हैं, इसको कर सकते हैं, एज ए सजेशंस आप दे सकते हैं। क्या अगला टॉपिक है? अगला टॉपिक बात करता है हवाला रूट यूज्ड इन गोल्ड स्मगलिंग केस। सो आप अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो केरला में गोल्ड स्मगलिंग का जो इशू है वो चल रहा है कि किस तरीके से यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात से गोल्ड स्मगल करके लिया गया है। ये केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास में है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो इस तरीके के जो केसेस हैं, टेररिज्म रिलेटेड केसेस और इस तरीके के केसेस से वो डील करती है। और ये भी इसमें ध्यान रहे कि जो एनआईए है उन्होंने यूएपीए एक्ट इसमें इन्वोक किया हुआ है। क्या है यूएपीए एक्ट? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटेशन एक्ट। जो भी इस तरीके के रैकेट्स हैं या टेररिज्म के केसेस हैं उनके खिलाफ ये यूएपीए एक्ट जो है इन्वोक किया जाता है। और भी आप कई केसेस देख रहे होंगे दिल्ली एंड इससे रिलेटेड कई गिरफ्तारियां भी हुई है। सो ये इंपॉर्टेंट आपको रहेगा एनआईए एंड यूएपीए। सो आप न्यूज़ इसमें फॉलो अप करते रहिएगा। क्या ये कह रहे हैं कि यूएपीए एक्ट इसलिए इन्वोक किया है इस केस में कि एनआईए को ये आभास है या ये उनको इन्फॉर्मेशन है कि ये जो पैसा है या इसको खरीदने के लिए जो पैसा है फाइनेंशिंग टेररिज्म, इंडिया में टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये फंड इस्तेमाल किया गया था या होना था। सो इसीलिए इसमें इसको इन्वोक किया गया है। क्या न्यूज़ है अगला है एससी रिजर्व्स ऑर्डर इन लॉयर केस ना। अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे चैनल पे, तो आप कई बार बात कर चुके हैं हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। और ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, ये है प्रशांत भूषण जो हैं उनके ही खिलाफ ये केस है। लेकिन ये अगस्त वाला केस नहीं है, ये डिफरेंट केस है। ये केस है 2009 का, ये करीब 10 साल पुराना केस है जिसमें तहलका मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी कुछ बातें कही थी जब उनके खिलाफ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये बात हुई थी। इससे ये रिलेटेड है और इसी में फर्दर जो है सुनवाई वो जारी है। और प्रशांत भूषण जो है उन्होंने माफ़ी मांगने से, उनको ऑप्शन दिया गया तो माफ़ी मांगने से मना कर दिया है। सो जो कोर्ट है वो प्रोसीडिंग उसकी फर्दर चल रही है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये प्रोसीडिंग हो रही है। और ये भी आपको ध्यान रहे कि इसी तरीके का केस जो है अगस्त 5 में सुओ मोटो जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। सो ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लगातार हम इस चैनल पे भी इस टॉपिक पे कवरेज कर रहे हैं या सेशन कर रहे हैं। सो इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग रहे, बेसिक भी बताया गया है और अलग से भी आप उसको जरूर पढ़िए और जो भी इसकी डायनेमिक है, जो भी करंट न्यूज़ है उसको फॉलो अप करते रहिए। अगला टॉपिक है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। मैंने फिर ये भी रिलेट करती है अफ़गानिस्तान से। मैंने अभी बताया आपको कि जो अफ़गानिस्तान में सीज़ फायर के बाद जो अफ़गानिस्तान जेल पे जो अटैक हुआ था, ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसमें केरला का एक डॉक्टर वो इसमें शामिल है और ये डॉक्टर इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट के रूप में अफ़गानिस्तान के जलालाबाद में जो ये प्रिजन है वहाँ के अटैक में शामिल है।
किसने बताया ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। अभी मैंने जैसे बताया कि ये एक प्रीमियर जो एजेंसी है जो इस तरीके के केसेस स्पेशली टेररिज्म केसेस से को इन्वेस्टिगेट करती है। और एनआईए ने ही ये बताया था 2016 में, अगर फॉलो अप किया होगा, नहीं तो मैं आपको ये बता दूं, एनआईए ने ही बताया था कि 2016 में 21 लोग केरला से 21 मैन एंड वुमेन इन्होंने 2016 में यहाँ से जाके इस्लामिक स्टेट जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको ज्वाइन किया था। और इसका इस्लामिक स्टेट इन खोरासान प्रोविंस ये इसको ज्वाइन किया था। और पास्ट में भी अगर जो गुरुद्वारा अटैक हुआ था अफगानिस्तान में, उसमें भी इसमें से एक जो व्यक्ति है उसका नाम आया था, जो ये 21 लोग गए थे। सो ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपने ध्यान रखना है। और ये डेवलपमेंट इसमें और होती रहेगी। और जो भी इंटरनल सिक्योरिटी का जो पूरा जो हमारा क्वेश्चंस रहेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिलहाल अभी न्यूज़ इसमें ये है कि जो अफगानिस्तान में जो अटैक हुआ था उसमें केरला के जो ये डॉक्टर है उसके होने की बात निकल के आ रही है। इसको फॉलो अप करते रहेंगे और एग्ज़ाम तक इसको और फर्दर डेवलप कर लेंगे। क्या है ये? अगला है ये अहेड ऑफ FATF मीट। तो क्या है ये? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये गठित किया गया था। तो ये पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक है जो वेरियस नेशंस में अक्रॉस द कंट्रीज जो केसेस होते हैं, पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस थे उसको ही देखा करते थे। 2001 में टेररिज्म फाइनेंसिंग उसको भी इसके एम्बिट में, उसको भी इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत उसको लाया गया है। और वेरियस जो कंट्री हैं वो कॉपरेशन देते हैं एक दूसरे को, जो भी इंटर कंट्री टेररिज्म फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं। सो इसमें क्या है, इसकी मीटिंग है अक्टूबर में। और इंडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने जो प्रॉमिस किया था कि जो टेरर फाइनेंसिंग के केसेस हैं उसमें और भी इंफॉर्मेशन देने का, इसमें पुलवामा, आपको याद होगा 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था इंडिया में, और उससे पहले जो 26/11 मुंबई जो केस है उस केस से रिलेटेड पाकिस्तान की तरफ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने थे, वो नहीं आए। सो इंडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान के परफॉर्मेंस को लेके और एक्शन अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कार्रवाई करना था वो नहीं हुई है, उसको लेके इस मीटिंग में रखेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट एक रहेगा क्वेश्चन इस हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से भी और मेंस के इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है उसमें, और जो IR है इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसके हिसाब से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पाकिस्तान मैप एंड अब्सर्ड एक्सरसाइज। इसमें हुआ ये है कि पाकिस्तान ने कल जो है एक मैप जारी किया है और इस मैप में J&K का, जम्मू कश्मीर का आधा एरिया ले तक वो दिखा दिया है एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड जूनागढ़ जो एरिया है गुजरात का वो भी दिखा दिया है। एंड जो न्यू पॉलिटिकल मैप इसको लेके इशू किया है, इंडिया ने इसको अपोज किया है। और पाकिस्तान ऑब्सेशन बताया है, दैट इट्स द पाकिस्तान ऑब्सेशन। और इसकी कोई भी इंटरनेशनल जो फोरम है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अभी याद होगा आपको कि नेपाल ने भी लिपू लेक और काला पानी का एरिया जो है, इस तरीके के एरियाज को मिला के एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था। उसी तरीके से पाकिस्तान ने भी एक पॉलिटिकल जो है वो मैप इसको जारी किया है। और इसमें पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उनका जो फॉर्मल कमेंट्स भी आया है। सो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहेगा जो भी IR जो पार्ट है उसके हिसाब से, और इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस जो है उसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। सिक्योरिटी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि जूनागढ़ एरिया ये रहेगा, और सर क्रीक का जो एरिया है एंड सियाचिन ग्लेशियर
वो भी इसमें दिखाया है। सो इंटरनल सिक्योरिटी का एक अलग से सेशन करके ये कौन कौन से एरियाज़ हैं, सर क्रीक, सियाचिन ग्लेशियर, जूनागढ़, और क्या क्या इसका डिस्प्यूट रहा है, इसको हम लोग समझेंगे। ये है हमारा एक और टॉपिक। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 24 मिलियन जो बच्चे हैं वो पैंडेमिक कोरोना के कारण स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाएंगे। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो एजुकेशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और किस तरीके से कोरोना से ये फ़र्क पड़ेगा। सो बेसिकली ये कहा है। एंड देन इसमें एक एस्टिमेट दिया है कि 86% जो बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के वो पुअर कंट्रीज़ में उससे अफेक्ट हुए हैं, और 20% हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ में अराउंड 20% जो स्टूडेंट है वो इससे अफेक्ट हुए हैं। सो बेसिकली ये जो हमारा मेंस के कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे, सो उसके एनालिसिस के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा किस तरीके से कोरोना जो है बच्चों पे और एजुकेशन पे किस तरीके से इम्पैक्ट इसका पड़ा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेसन फ्रॉम डीयू एक्सपीरियंस। क्या है ये? दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको याद होगा कि अराउंड 6 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 ईयर जो डिग्री एक्सपेरिमेंट है जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया, 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, उसी तरीके से एक लागू किया गया था। सो उसी के ऊपर डिस्कशन है कि किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू किया गया 4 इयर्स का ग्रेजुएशन, एंड देन कैसे 1 साल बाद उसको स्क्रैप कर दिया गया। सो उस समय जो प्रॉब्लम्स थे, सो ये ऑथर ने इस आर्टिकल की ये कह रहे हैं कि उस समय के जो इश्यूज थे या एक्सपीरियंस था वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जब इसको लागू किया जाए तो उससे लेसन लर्न हो। क्या प्रॉब्लम कोट किया गया था? कोट ये था कि जो स्टूडेंट्स थे वो अपोज थे कि 3 साल का कोर्स 4 साल में करने का मतलब 1 साल एक्स्ट्रा डिवोट करना, एंड देन टीचर्स टू वे नॉट हैप्पी, टीचर्स भी हैप्पी नहीं थे कि जो वर्डन है, वर्क है, वो अननेसेसरीली बढ़ेगा। लेकिन इसमें वाइस चांसलर जो थे उस समय के वो एक्सप्लेन ये कर रहे हैं कि जब उन्होंने ये 4 साल का कोर्स लागू किया उस समय जो रैंकिंग थी, ग्लोबल रैंकिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो अराउंड 200 के आसपास आ गई थी और कई आईआईटी से भी बेटर रैंकिंग हो गई थी। और आज जो है जब 3 इयर्स कोर्स लागू है तो ये रैंकिंग अराउंड 800 के आसपास है। और ये भी वो बता रहे हैं कि जब ये जब 3 इयर्स कोर्स था तो बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी जब जॉब के लिए आई थी, जब जॉब ऑफर करने के लिए 1200 में से सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स जो थे वो जॉब के वर्थ लगे थे, जॉब के लिए सेलेक्ट किए गए थे या जॉब के लिए एलिजिबल पाए गए थे आउट ऑफ ऑल दिस 1200। सो उनका यही कहना था कि जब ये 4 इयर्स का जब ये प्रोग्राम लागू किया जाए सो इट विल बी वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इट विल बी मोर जॉब ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें मॉड्यूलर कोर्सेस रहेंगे और मल्टीपल एंट्री एग्जिट रहेंगे। सो जॉब क्रिएशन में ये मदद करेगा। ये जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पुराने जो वाइस चांसलर थे उनका ये कहना है। सो फिलहाल ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फर्दर जो है ये इसका असेसमेंट है। इसमें इस तरीके के कई आर्टिकल्स आते रहेंगे, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, सारे पर्सपेक्टिव को हम जानेंगे। बेसिक हमने कवर कर लिया है, जो डायनेमिक ये पर्सपेक्टिव लगातार जो एडिटोरियल या ओपिनियन आ रहे हैं हम अपने आंसर में इंक्लूड करते जाएंगे ताकि हमारा आंसर बैलेंस होते रहे कि किस तरीके से हमें क्रिटिसिज्म भी लिखना है, किस तरीके से फेवर में भी लिखना है। तो ये हमारे उसमें हेल्प करेगा। प्रीलिम्स के हिसाब से आप इतना देख लें कि 3 इयर्स एंड 4 इयर्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्मी टू कन्वीन सिलेक्शन बोर्ड फॉर वुमेन पर्सनल। ये एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये कि जुलाई के मंथ ऑफ जुलाई जो आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने एक गाइडलाइन जारी किया था जो परमानेंट कमीशन जो ग्रांट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वर्डिक्ट दिया था कि जो महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, वो आर्मी में इसके लिए आर्मी में परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल है। सो उसी के तहत जुलाई 23 को डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक डिटेल गाइडलाइन इसमें जारी किया है, सैंक्शन लेटर जारी कर दिया है। सो इसके बाद में आर्मी जो है
जो है इसको अवार्ड करने के लिए एक सिलेक्शन बोर्ड गठित कर रही है। सो ये कई पर्सपेक्टिव से, कई जो जो मायने में ये इम्पोर्टेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट हो या फिर जो जॉब वर्क एनवायरनमेंट हो, उसके हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस या डिसीजन के बाद में ये आया है। सो इसको अपने जब भी आपका आंसर हो उसमें आप इसको इंक्लूड करिए कि किस तरीके से आर्मी में परमानेंट कमीशन फुल टर्म सर्विस, पहले होता ये था कि 5 साल या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल थी और वहाँ से ही उनको परमानेंट कमीशन नहीं था। सो सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में ये वर्डिक्ट दिया था और उसके बाद में आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री इसको लागू करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये न्यूज़ है श्रीलंका से। राजपक्षा एम फॉर विक्ट्री एज श्रीलंका गोज टू पोल्स टुडे। आज जो है श्रीलंका में पोलिंग है और इसमें ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है दैट इज़ वन पार्ट, कौन कौन सी पार्टीज़ हैं। सो ये आप प्रीलिम्स के हिसाब से इसमें आप देख सकते हैं। इसमें SLPP एक पार्टी है, श्रीलंका पोदुजना पार्टी एक तरफ है और टोटल जो है 196 डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन है 196 लेजिस्लेशन का और 29 जो है नेशनल लिस्ट से आएंगे। टोटल 1225 मेंबर हाउस है। चूँकि ये न्यूज़ में है सो इसको ध्यान में रखने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये भी इम्पोर्टेंट है कि महिंद्रा राजपक्षा ये प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट केयरटेकर गवर्नमेंट के। और क्यों ये इलेक्शन में, क्या इसमें उम्मीद है? इलेक्शन में जो करंट ये गवर्नमेंट है ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2/3 जो मेजॉरिटी है वो मिल जाए और जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आसान हो जाए। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट इस पूरे आर्टिकल में ये है कि 2/3 मेजॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सके इसके लिए। सेकंड क्या है इस पूरे आर्टिकल में? सेकंड देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम है वो लागू है उसमें। प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या होता है? प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ इलेक्शन का मतलब ये होता है कि जितनी आपके वोट मिलेंगे उसी के प्रोपोर्शन में आपको सीट मिलेगी। इंडिया में कैसे? इंडिया में ऐसे है कि जो किसी भी, मान लीजिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन है, सो वहाँ पे जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सो ये यहाँ पे लागू है। इसमें होता ये है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे उसको वो सीट मिल जाएगी। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि जितने आपको ओवरऑल जितने आपको वोट मिलेंगे सो उतनी ही आपको प्रोपोर्शन में आपकी सीटें रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? 2/3 मेजॉरिटी कैसे मिलेगी? 2/3 मेजॉरिटी के लिए एक ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो श्रीलंका में नहीं है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता होगा, अगर आप राजस्थान का जो टॉपिक है, अगर पॉलिटिक्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपने कर ही रहे होंगे, सो आपको पता होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लागू होता है जब भी कोई इंडिविजुअल मेंबर जीतने के बाद में, चाहे MLA हो, MP हो, वो अगर निकल के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। श्रीलंका में ऐसा नहीं है। श्रीलंका में जो लेजिस्लेचर्स हैं अगर वो इलेक्ट भी हो जाते हैं तो अगर वो छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो एंटी डिफेक्शन कोई लॉ नहीं है जो उनको डिस्क्वालीफाई कर दे। सो इसका फ़ायदा उठाते हैं और इसी के होप में, इसी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी की जो करंट जो एक पार्टी है SLPP ये उम्मीद कर रहे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको ये ध्यान रहे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन और एंटी डिफेक्शन ना होना और 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट वहाँ के लिए। इसके अलावा बाकी पार्टीज के नेम एंड जो इंडिविजुअल नेम है वो आप इसमें देख सकते हैं। क्या है अगला ये है प्रीलिम्स के हिसाब से, जो स्पेन के फॉर्मर किंग थे हैं जुआन कार्लोस, ये एक करप्शन केस में इनको अलेज किया गया है कि $100 मिलियन का करप्शन स्कैंडल है
उसके तहत ये देश को छोड़ के डोमिनियन रिपब्लिक जो है वहाँ पे चले गए हैं। क्या इम्पोर्टेंट है? बेसिकली इम्पोर्टेंट इसमें ये है, ये जुआन कार्लोस और स्पेन फॉर्मर किंग, जो अगर इस तरीके का कुछ आता है तो आप इसको देख सकते हैं। स्पेन टू हेल्प इज सन। द करंट किंग कौन है? करंट किंग है फेलिप सिक्स स्पेन के करंट जो किंग है वो है। और जो करंट उनके फादर जो है जुआन कार्लोस, ये जो हैं यहाँ से निकल के डोमिनियन रिपब्लिक एक करप्शन केस में वहाँ पे चले गए हैं। किस तरीके का करप्शन केस था? ये अलेज किया गया था कि ही रिसीव फंड फ्रॉम सऊदी अरेबिया से उनको फंड मिला है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी लंबे समय तक वो रहे। 1975 से लेके जून 2014 तक वो रहे। और उसके बाद ये न्यूज़ है। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें चाइना से रिलेटेड ये न्यूज़ है। सो किसके लिए क्यों देखना इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के हिसाब से आप नाम वगैरह जो है वो आप ध्यान दे सकते हैं। ओवरऑल बेसिक के लिए, जानकारी के लिए आप ये ध्यान दे सकते हैं। इसको एनालिसिस जो है इसका वो दे सकते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहे हैं कि कुछ जो थिंकर्स हैं, लाइक इसमें नाम दिया गया है तियान फ्यूलोंग का। इस तरीके के जो थिंकर हैं वो किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं जो करंट प्रेसिडेंट है और चाइना के, उनकी जो पॉलिसी है कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं। सो ये तियान फ्यूलिंग है, ये बता रहे हैं किस तरीके से ये हांगकांग में पहली बार गए तो वहाँ पे हांगकांग में देखा तो ही थॉट कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बट लेटर ऑन ही रियलाइज कि हांगकांग में जिस तरीके से जो सिक्योरिटी लॉ नया जो लागू किया गया है उसकी ज़रूरत है। और ये बिलीव करते हैं कि चाइना को जब ब्रिटिश कॉलोनी था हांगकांग तो उसके हिसाब से डील किया गया, लेकिन अब चूंकि हांगकांग चाइना का पार्ट है तो चाइना को अपने तरीके से हैंडल करना चाहिए। सो ये जो बात है, इस तरीके के थिंकर इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका को रिप्लेस करके चाइना को उसकी जगह लेनी चाहिए। और ये भी है कि जिस तरीके से जो मिस्टर जी हैं वो एक हिस्टोरिक लीडर हैं गाइडिंग चाइना थ्रू मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इन लोगों का आर्गुमेंट है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके सामने आज की डेट में चाइना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और चाइना जो है इम्पॉर्टेंट उसकी जगह ले सकता है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल? ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये है कि जो भी आप देख रहे हैं लेह में, लद्दाख में या पूरी जो LAC है उसके अलॉन्ग, वो कहीं ना कहीं उसका एनालिसिस, उसका लिंक जो है इस तरीके से थिंकर से रिलेटेड है, जो कि ये थ्योरी को प्रपोज करते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका को अगर कोई टक्कर दे सकता है या मैच कर सकता है तो वो चाइना है। एंड चाइना शुड रिप्लेस US एज अ वर्ल्ड लीडर। और उसी के तहत जो इतना हम लोग लद्दाख में इस तरीके का डिस्प्यूट्स देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस जो आइडियोलॉजी है उससे ड्रिवन है। सो इस तरीके के और भी आर्टिकल्स आते रहेंगे, हम एनालिसिस करते रहेंगे। हमारे एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन चाइना एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर जो इस थ्योरी को, जो एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी है चाइना की, उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं। ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट है इस हिसाब से, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। जिम्बाब्वन प्रेसिडेंट है एमर्सन, वो उन्होंने कहा है कि जो अपोनेंट है उन पे क्रैकडाउन करेंगे। और रॉबर्ट मुगाबे जो ये थे, रूलर थे जिम्बाब्वे के, 2017 में ये सत्ता चेंज हुई। उसके बाद से जो अपोजिशन है वो किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उसको वार्न किया। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि ये नेम जो है वो आप ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट एमर्सन को। और उसके बाद कहाँ से सत्ता मिली? ये सत्ता मिली रॉबर्ट मुगाबे से। कब? जून 2017 में। सो ये आप नेम ध्यान रखिएगा।
और मैप में एक बार मैप जरूर देखिएगा कि जिम्बाब्वे कहाँ पे है, एंड देन उसके सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है, ये ताकि प्रीलिम्स के हिसाब से आपका क्वेश्चन रेडी रहे। दूसरा क्या न्यूज़ है? दूसरा न्यूज़ है ये बेरूत का, मासिव ब्लास्ट इन बेरूत किल्स एटलीस्ट 10। सो ये न्यूज़ अभी तक, ये आंकड़ा जो है अभी तक 78 का हो चुका है और फर्दर इसमें इंक्रीज होने की संभावना भी है। सो क्या क्या स्टोरी है? स्टोरी अभी डेवलप हो रही है। कहना ये है कि एक्सप्लोजिव जो है वो वहाँ पे स्टोर थे और उससे जो है ये हुआ है। सो इसको और फॉलो अप करेंगे, क्या रीजंस रहे और किन कारणों से ये ब्लास्ट हुआ और कितनी इसकी कैजुअलिटी रही। क्या आर्टिकल है ये आर्टिकल है इजराइल और अगेन लेबनान से रिलेटेड, नेतन्याहू वॉन्स हिजबुल्ला। सो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और जो हिजबुल्ला है वो लेबनिस मिलिटेंट ग्रुप है। सो ये जो इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट है उसके तहत आप देख सकते हैं, ये प्रीलिम्स के हिसाब से बता दिया, प्राइम मिनिस्टर और लेबनिस जो मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला। इसमें इंपॉर्टेंट बाकी ये है जो डिस्प्यूट चल रहा है वो इजराइल और लेबनिस जो मिलिटेंट ग्रुप है इसमें टसल इज गोइंग ऑन, एंड देन उसी के तहत उसको वॉर्न किया है। सो ये 1 मिनट का ये आर्टिकल है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं कि जुलाई एक्सपोर्ट्स नियर लास्ट ईयर लेवल। तो जुलाई का जो एक्सपोर्ट के वो आंकड़े हैं वो आ गए हैं, जो कॉमर्स इंडस्ट्री है उन्होंने उसको जारी किया है और इसमें ये कहा गया है कि जो इस साल का एक्सपोर्ट है वो पिछले साल के अराउंड 90% के हिसाब से है। आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था एक्सपोर्ट्स में भी, और इस बार जो है करीब करीब 90% हमने पिछले साल का जो नंबर्स थे उसको हमने मैच कर लिया है। सो कोरोना के बाद कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जो इकोनॉमी हमारी कम बैक कर रही है। सो ये इसमें रहेगा, ये डेवलपिंग न्यूज़ है, फिर आगे और डेवलप होगी। ये क्या है? ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसको समझ लेंगे। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया लुक्स टू स्क्रीन फॉर रीराउटेड चाइनीज गुड्स। सो आपको बार बार बता रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया एंड चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है और बॉर्डर पे जो इश्यूज हैं, उसके बाद इंडिया ने टाइटनिंग किया है जो भी चाइनीज जो भी गुड्स हैं उनको लेके। और इसमें हुआ ये है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है उन्होंने क्या किया है कि जो चाइनीज़ गुड्स हैं उनके थ्रू रीरूट करना शुरू कर दिया है। सो ये रीरूट करने से चाइना के, हालांकि चाइना पे टाइटनिंग की गई है, चाइना के जो सामान है उस पर, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो चाइना के सामान को ही भारत को भेज रहे हैं अपना बता के। तो इंडिया ने इसमें कदम उठाए, इंडिया ने कई कदम इसमें उठाए हैं कि इंडिया ने क्वालिटी चेक की बात कही है और एक ये बात कही है कि इन्हेंसमेंट जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उसमें क्या इन्हेंसमेंट उसकी क्वालिटी में हुआ है उसको देखेंगे। सो और इसमें जो इस तरीके के हैं लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, फर्नीचर, उनको सब चेक किया जाएगा। क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इंडिया चाइना का ये जो डिस्प्यूट है, ये इशू है, चलता रहेगा। सो उसमें इकोनॉमिक जो उसका जो मेजर्स हैं उसमें ये कदम उठाए गए हैं, तो इसको फॉलो अप करते रहेंगे हम आगे भी। ये एक अलग न्यूज़ है, थिएटर डॉइन इब्राहिम अलकाजी। सो प्रीलिम्स के हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम अलकाजी जो हमारे थिएटर के काफ़ी ग्रेट जो वो रहे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर भी रहे 1962 से 1977 तक, और नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे लोग जो हैं, जो एक्टर्स हैं, वो उनके सामने पास आउट हुए जिन्होंने काफ़ी अच्छा लेटर ऑन किया। और क्या है इसमें 50 प्ले उन्होंने करीब करीब डायरेक्ट किए, जिसमें तुगलक था गिरीश कार्नाड साहब का, और धर्मवीर भारती जी का अंधा युग, ये 2 इम्पोर्टेंट प्लेज हैं जिनको मेंशन किया गया है। और इब्राहिम अलकाजी हैं, इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 94 की एज थी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ये डायरेक्टर थे और वन ऑफ द एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दिया था इंडियन थिएटर को। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन थिएटर है उसमें। सो आप उम्मीद कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप या किसी भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में आप कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड यू कैन एक्सपेक्ट।
सो ये हमारे आज के जो जितना भी हमारा करंट अफेयर्स था इससे रिलेटेड था। एडिटोरियल के लिए अलग से सेशन वीडियो बनाया जाएगा और वो भी इस चैनल पे डाल दिया जाएगा। सो बेसिकली ये आज के करंट अफेयर्स थे एंड आई होप कि आप यूपीएससी या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे होंगे पूरी जोर शोर तरीके से चल रही होगी। थैंक यू।